नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। इसी साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति कमेटी गठित कर दी है। सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति हो गई। वहीं कांग्रेस बिना संगठन के ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव के लिए 4 कमेटियों का गठन जरूर किया। प्रदेश इलेक्शन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का गठन किया गया। कमेटियों के जरिए तालमेल बिठाने की कोशिशें भी की गई हैं। प्रदेश इलेक्शन कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में हुड्डा गुट के साथ साथ कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि कमेटियों के जरिए कांग्रेस में कलह खत्म हो पाएगी क्या? 2024 चुनाव में कांग्रेस की नैया क्या ये 4 कमेटी पार लगा पाएंगी या बीजेपी की अपनी एक कमेटी से ही काम चल जाएगा, क्योंकि उनके पास कमेटी भी है और साथ में संगठन भी है। अब कांग्रेस की तैयारियों पर कांग्रेस तो दावा कर रही कि इन कमेटियों के जरिए अगर कहीं कोई कलह है तो उसको सुलझा लिया जाएगा, लेकिन बाकी दल, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे हों या फिर विपक्षी पार्टियां हों, वो इसी के नाम पर कांग्रेस पर हमलावर है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारे पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है, कोई कलह नहीं है, हमारे नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो सवाल वहीं से उठ जाता है कि नेता कौन, प्रदेश स्तर के या फिर शीर्ष स्तर के? क्योंकि जब शीर्ष स्तर से कोई संदेश दिया जाता है तो वहां पर बंटवारा दिखाई देता है कांग्रेस के अंदर। हालांकि कांग्रेस ने बिना संगठन के अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में बकायदा 51 नाम दिए गए हैं। अलग अलग गुटों के ये नाम है या फिर कहें कि कांग्रेस की तरफ से नाम है। दीपक बावरिया पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई है पॉलिटिकल अफेयर्स की। उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कमेटी में शामिल हैं। ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का हिस्सा है। इसके साथ ही कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी भी कमेटी का हिस्सा है, वो भी इसमें शामिल की गए हैं। कमेटी में पार्टी के कई और वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं ताकि तालमेल बिठाने में कहीं से कोई कमी ना रह जाए। इसके साथ ही इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी को आप देखिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी में बकायदा 27 नाम को दिया गया है, जिसमें गीता भुक्कल हैं। गीता भुक्कल को कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। बड़ी जिम्मेदारी गीता भुक्कल को दी गई। बीबी बत्रा बड़े नेता ये भी है, इनको कमेटी का कन्वेनर तय किया गया है, इनको कन्वेनर बनाया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी में महेंद्र प्रताप भी कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। फूलचंद मुलाना, जगबीर मलिक कमेटी के सदस्य होंगे, जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का हिस्सा हैं और इन पर जिम्मेदारी है डिसिप्लिन बनाकर रखने की। चक्रवर्ती शर्मा इस कमेटी का हिस्सा खुद अलग से, वो भी उनको बनाया गया है। इसके साथ ही महेंद्र प्रताप को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो कुल एक एक करके 4 कमेटियां बनाई गई और उसके बाद फिलहाल आप देखिए कि फूलचंद मुलाना हो, जगबीर मलिक कमेटी के सदस्य हैं, जो कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो 4 कमेटियों के जरिए बिना संगठन के कांग्रेस चुनावी दौर में जा चुकी है। उसके साथ ही बीजेपी, जो कि संगठन के तौर पर बहुत मजबूत दिखाई देती है, ना सिर्फ देश में बल्कि तमाम प्रदेशों में भी, हरियाणा में भी हमने देखा कि बकायदा जनसंवाद करने के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के तमाम बड़े नेता हो या फिर मंत्री हो, सांसद हो, सभी की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं और पन्ना प्रमुख अपना अलग से काम कर रहे। वहां पर भी एक कमेटी का गठन कर दिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। प्रदेश चुनाव प्रबंधन यह समिति बना दी गई है। यह बीजेपी की अपनी तैयारी है। लोकसभा का चुनाव जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा, हमारा पूरा का पूरा संगठन मजबूती से वो लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयार है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर के जनता के अंदर विश्वास बढ़ा है और लोग नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा से प्रेम करते हैं। 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, अहम भूमिका अदा करेगा। कांग्रेस में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस में आपसी लड़ाई है। कांग्रेस में 2 गुट हैं और दोनों गुट मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर व्यक्ति के साथ व्यक्ति लगे हुए हैं और जब व्यक्ति के साथ व्यक्ति होते हैं, ना प्रदेश का भला होता है,
ना देश का भला होता है। कांग्रेस जो झूठी गारंटी दे रही है उसके ऊपर जनता का विश्वास उठ चुका है। देश में एक ही गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का विश्वास है। 2024 के अंदर बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार। हरियाणा में 36 बिरादरी ये मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। इतनी ठंड में वर कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई और वो इतना हजूम वहाँ आ गया, इतनी सर्दी में रैली, वो रैली में तब्दील हो गई। तो ये संकेत होते हैं, पूरी तरह से तैयार है और अच्छी वो रहेगी हमारी परफॉर्मेंस। अब ये तो हो सकता है 10 की 10 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, 7 भी आ जाए। आज तो एक भी नहीं हमारी सीट। आने वाले समय में 50% युवाओं को टिकट दे करके हम सरकार में बड़ी भूमिका युवा निभाए, इसकी जिम्मेवारी युवाओं को देंगे। और देश युवा बनाने की बात लोगों ने करी, लेकिन हम प्रदेश को युवा बना करके देश को संदेश देने का काम कि हम धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की और कमेरे की लड़ाई लड़ी। किसी के साथ प्रदेश में अन्याय हुआ, उन्होंने किसी की जाति नहीं देखी, उन्होंने जाकर के उसके साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाया। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम भी परमात्मा में विश्वास और भरोसा रखने वाले। बहरहाल तो दावे सबके दमदार हैं और सबको परमात्मा में विश्वास है, लेकिन जनता का विश्वास किसके प्रति है, बना हुआ या बन पाएगा, ये आप में बड़ा सवाल है। सबसे अहम सवाल कि क्या चुनावी कमेटियों से सत्ता मिल पाएगी? कमेटियों से कांग्रेस में कम होगी कलह, क्योंकि कलह उनके लिए सबसे बड़ी समस्या। और बिना संगठन के बीजेपी को कांग्रेस ऐसे कैसे टक्कर देगी? और रही बात इनेलो के दावे की, तो वो कहते हैं कि कमेरों की लड़ाई चौधरी देवीलाल ने लड़ी, लेकिन इनेलो कितनी लड़ाई लड़ पा रही है मौजूदा दौर में, ये उनके सामने भी सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नेहा धवन है बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है नेहा आपका। विजय कौशिक हैं कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है कौशिक भाई आपका। रजत पंजेटा साहब है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। और केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले विजय कौशिक की शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। 4 उप मुख्यमंत्रियों का जब आपने ऐलान किया था तो पार्टी के अंदर ही उसे खारिज कर दिया गया कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। अब 4 कमेटियों के जरिए आपको लगता है कि बिना संगठन के मजबूत लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, आपकी बात अपनी जगह वाजिब है, लेकिन कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो त्याग में भरोसा रखता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसके पास चाहे कोई पद ना हो, लेकिन फिर भी वो पार्टी के लिए उसी जुनून और मेहनत के साथ काम करता है। जिस तरह से उसने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया, उसी तरीके से आज भाजपा सरकार के कुशासन के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर काम कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, भारी ठंड के बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यक्रम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने साबित कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट हैं और निश्चित तौर पर अगली सरकार कांग्रेस की आने जा रही है। जहां तक भाजपा के लोग एक ही मुद्दा उठाते हैं कि भाई कांग्रेस में फूट है, हरियाणा कांग्रेस में फूट है, तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि उन्हें सबसे पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। इनके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में कितने अच्छे रिश्ते हैं पूरा देश जानता है। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के किस तरह से अच्छे रिश्ते हैं। अपनी पार्टी के विधायक राजेश नागर और हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल के साथ, इसी तरीके से इनके एक और सांसद गुड़गांव से उनके किस तरह के संबंध हैं अपने भाजपा के अन्य नेताओं के साथ। राव इंद्रजीत सिंह की बात मैं कर रहा हूं। इस तरह से कोई भी इनका नेता देख लीजिए। और दिल्ली के अंदर तो खुद बीजेपी ये मानती है कि बीजेपी की आपसी जूझ पैजार के कारण आज तक वहां बीजेपी सत्ता में नहीं आ पा रही। तो हमें उपदेश देने की बजाय ये लोग अपना घर संभालें। बीजेपी में आधे से ज्यादा कांग्रेसी पहुंच चुके हैं, जिन्हें भ्रष्ट कहा करते थे, बेईमान कहा करते थे। जनता बेवकूफ नहीं है। झूठे आरोपों से, झूठे नारों से, झूठे केसों से ये कांग्रेस को बदनाम नहीं कर सकते, हमारे नेताओं को बदनाम नहीं कर सकते। जनता इनकी चालें समझ चुकी है और जनता एक ही बात समझती है कि जो यहाँ प्रदेश की स्थिति है, चाहे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही हो, यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद, लूटने के बाद में कह दिया गया कि स्मार्ट सिटीज में तो एक छोटा सा एरिया आता है,
ये केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान है। इसी तरीके से चाहे गुड़गांव रोड पर कूड़े के पहाड़ खड़े करने की बात हो, नगर निगम में हजारों करोड़ के घोटालों की बात हो, प्रदेश के अंदर जो आपको याद होगा कि किस तरह से प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर प्रदेश की जनता को लूटा गया है, किस तरह से ठगी हुई है जनता के पैसे के साथ हर कदम पर, तो सरकार बच नहीं सकती है। इसको अपने कुकर्मों का जवाब जनता की अदालत में देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, जनता की अदालत में तो कुकर्मों का जवाब देना ही पड़ता है। मैं आपके कई उदाहरण से सहमत हूं, लेकिन कौशिक भाई एक उदाहरण से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाया। जब आपने जैसा आप अंग्रेजों से कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़े थे वैसे ही लड़ेंगे। देखिए, अंग्रेजों से जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी थी ना, उस कांग्रेस को गांधी जी ने वहीं भंग कर दिया था। और आज के दौर का कोई कार्यकर्ता अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा था। हाँ, आप बीजेपी से और इनेलो से लड़ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ज्यादा व्यवहारिक जवाब होगा। और आपने दूसरी बात कही कि आपके 4 लोगों पर जनता का भरोसा है, बीजेपी कह रही हमारे एक पर ही भरोसा है। नया जी, कौशिक साहब का कहना है कि मुद्दों को हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुद्दे ही सबसे प्रमुख है, 3 या 4 की संख्या प्रमुख नहीं है। इन कमेटी के आधार पर जो 4 कमेटी उन्होंने बनाई है उनकी जीत सुनिश्चित है। देखिए अतुल जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात पर एक जो अपनी बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बिना कुछ कहे पहले से ही एक डिफेंसिव होकर एक अपना जवाब दे दिया कि बीजेपी के लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे में गुट हैं। हरियाणा कांग्रेस जो है वो गुटों में विभाजित है और यही एक मुद्दा केवल बीजेपी के पास है। लेकिन मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को एक जवाब देना चाहती हूँ कि चलिए आज हम बात नहीं करते हरियाणा कांग्रेस के गुटों की, तो क्या मैं अब जो सवाल उठाना चाहती हूँ, जो बात उठाना चाहती हूँ, उसका जस्टिफिकेशन कांग्रेस के प्रवक्ता के पास होगा या नहीं ये देखेंगे। मान लीजिए हम गुटों की बात नहीं करते, लेकिन ये तो बताइए क्या कांग्रेस, हरियाणा की जो कांग्रेस है वो आला कमान को मानती है कि नहीं मानती है? दिल्ली से जो निर्देश जारी होते हैं उसको हरियाणा कांग्रेस के लोग ही नहीं मानते हैं। हम गुटों की बात ही नहीं करते। चलिए आप आपस में तो लड़ते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। आपस में एक मत पे नहीं आते आप, हम एकता नहीं है, समरसता नहीं है, हम बात नहीं करते। लेकिन जब दिल्ली कांग्रेस से कोई आदेश आते हैं, सीनियोरिटी लेवल पर आते हैं, तो उसको आप मानते नहीं है। संगठन कहाँ जाता है तब? ना तो राष्ट्रीय संगठन दिखता है, ना ही आपका प्रादेशिक संगठन दिखता है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में आला कमान, शीर्ष नेतृत्व का मानने जो है वो सब पर है। उससे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी भी पीछे नहीं हटते, हमारे होम मिनिस्टर साहब अनिल विज जी भी पीछे नहीं हटते, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी भी पीछे नहीं हटते और पन्ना प्रमुख तक भी पीछे नहीं हटते। बूथ जो अध्यक्ष है हमारा, बूथ पर जो खड़ा है वो भी पीछे नहीं हटता। हम एक सूत्र में, एक माला के मोती हैं। दूसरी बात, जहां तक बात आती है, देखिए संगठन के विषय में आपने सवाल पूछा था और कांग्रेस के प्रवक्ता हर डिबेट की तरह एक लाइन में एक पर्चे को पढ़कर रटा हुआ लाइनें की ये चीजें हैं, इस तरह से जवाब देने लग जाते हैं। जो प्रश्न एंकर करता है उसका कभी भी विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। संगठन के बिना पर आप किस तरह से चुनाव लड़ पाएंगे? केवल 4 कमेटी आपने, डिसिप्लिनरी कमेटी बना दी, लोकसभा चुनाव कमेटी बना दी, चारों गुटों का भी आपने ध्यान रख दिया, मान लिया कि आपने चारों नेताओं के चहेते भी आपने उसमें डाल दिए। लेकिन बीजेपी संगठन के संरचना को देखिए और कांग्रेस के संगठन की संरचना को देखिए, जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। आईएनएलडी का संगठनात्मक स्ट्रक्चर तो आपको हरियाणा में कहीं दिखने को भी नहीं मिलता है और आपको तो मैं कंसिडरेशन में भी नहीं लाऊंगी क्योंकि आपका हरियाणा में कोई भी अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, संगठन की जो एक विचारधारा रहती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रादेशिक नेतृत्व से लेकर बूथ अध्यक्ष तक हमारी विचारधारा क्लियर है। हमारी विचारधारा ना तो हुड्डा गुट से प्रभावित रहती है जैसे कांग्रेस में रहती है। कांग्रेस की विचारधारा हुड्डा ग्रुप की अलग चलती है, एसआरके ग्रुप की अलग विचारधारा चलती है। जब आला कमान के दिए हुए आदेश ही आप उस पर नहीं चल सकते तो क्या करेंगे? हमारी अभी जो चुनाव प्रबंधन कमेटी की, जो लोकसभा चुनाव प्रबंधन कमेटी की जो लिस्ट आई है, आप देखिए उसमें हर एक विभाग, जो विभाग चुनाव के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है, चाहे वो साहित्य पब्लिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने तक हो, मीडिया प्रबंधन का काम है, सोशल मीडिया प्रबंधन का काम है और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने का काम है। उनकी प्रशिक्षण से लेकर सभी चीजें जो चुनाव में इंपॉर्टेंट है वो हमारी लिस्टें जारी हो चुकी हैं। उस दृष्टिकोण से देखते हुए, जैसे कहते हैं ना, संघे शक्ति कलयुगे,
तो मुझे लगता है कि जब संघ में ही शक्ति नहीं होगी, संगठन में ही शक्ति नहीं होगी, अगर संगठन ही इसका आपको जवाब ले लीजिए भाई जी। आप किस बिना पर लड़ेंगे, आपके सिपाही बिना अस्त्र शस्त्र के अगर मोर्चों पर खड़े हो जाएंगे तो उस मोर्चे पर आप डटकर मुकाबला कैसे करेंगे। और आप भी जानते हैं कि राजनीति में चुनाव जो है वो युद्ध होता है, और ये विचारधाराओं का युद्ध है, ये राष्ट्रवादिता के ऊपर युद्ध है, एक राष्ट्र को विकास की तरफ लेके जाने वाला। हरियाणा की ठीक जनता है नेहा जी, जानती इसका एक छोटा सा जवाब कौशिक भाई से ले लेता हूं, उसके बाद पंजेटा साहब के पास जाऊंगा। सिंपल सी एक लाइन में नेहा धवन का कहना है कि उनके पास संगठन भी है, उनके पास प्रबंधन समिति भी है, उनके पास गांव से लेकर जो शीर्ष के नेता हैं सबके बीच में एक अनुशासन है, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। उनके बड़े नेता, शीर्ष नेता जो संदेश देते हैं, आपस में कितनी भी टूट हो सब एक सुर में मानते हैं। 2014 से पहले भाजपा कई गुटों में बटी हुई थी, अडवाणी गुट, मोदी गुट, फलाना गुट, 24 के पहले, 14 के और पहले। मैं बताऊं 14 से पहले। हाँ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उस समय कांग्रेस के संगठन की क्या स्थिति थी और भाजपा कहां थी, लेकिन फिर भी हम 2014 हार गए। बीजेपी जुमलों के कारण सत्ता में आ गई, तो समय कभी एक जैसा नहीं रहता। ये जो आज सत्ता के दम पर, एक को और जनता की दृष्टि को पैसे के दम पर, कह सकते एक हैं। नैरेटिव के दम पर मोदी सरकार जो संगठन का ताना बाना बुन रही है, इसमें आधे से ज्यादा कांग्रेसी भरे पड़े हैं। जबकि मोदी जी ने कहा था कि हम कांग्रेसियों को नहीं लेंगे, क्योंकि कांग्रेसियों के ऊपर वो भ्रष्ट होने का आरोप लगाते थे। हरियाणा में जितने सांसद इनके चुने थे 2014 में, वो सब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, भाजपा में आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खुशगहमी जो आज ये पाल रही है बहन जी, ये खुशगहमी हमें भी थी 2014 में, लेकिन हम हार गए थे। तो गलतफहमी में मत रहिए, जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं। कौशिक भाई, उन पर इसको आप जिसको हरियाणा खुशफहमी सरकार कह रहे हैं ना, उसको राहुल गांधी ने कहा था कि अहंकार आ गया था कांग्रेस में। और रही बात दूसरी जो आपने कहा कि असल ये में समझ लीजिए भाजपा का राजनीति अहंकार में है। मोदी जी ने यह कहा था, राजनीति में जो कहते हैं वो होता नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता ने भी कहा था कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन देखिए आपके साथ इंडी गठबंधन में है। ये तो वक्त का तकाजा है, गठबंधन आपका भी है, गठबंधन एनडीए का भी है, इसलिए सब मैं अपने हिसाब से कह उसको रहा हूं रखते हैं। कि मैं बहुत बातों ज्यादा पर उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता, ज्यादा लेकिन अहंकार हाँ नहीं जो होना मौजूदा चाहिए, स्थिति है उस पर हम अहंकार चर्चा नहीं जरूर होना करते हैं कि किसके दावे में वाकई जमीन पर कितना दम है। वो चाहे बीजेपी का हो, वो चाहे आपकी पार्टी का हो, या फिर इनेलो पार्टी का हो, जो कि प्रमुख पार्टियां हरियाणा में खासतौर से चुनावी दौर में रहती हैं। पंजेटा साहब, मैं आपके नेता को सुन रहा था, चौटाला साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम भी परमात्मा में विश्वास रखते हैं और कमेरों की लड़ाई चौधरी देवीलाल के समय से हमारी पार्टी लड़ रही है। उस वक्त नहीं थी पार्टी, बाद में बनी पार्टी, और तब से वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई सिर्फ इसी आधार पर आप जीत पाएंगे? क्योंकि उनकी तरफ संगठन भी है, वो सत्ता में भी लंबे समय से है, मजबूती रहती है सत्ता में रहने वालों पर, और फिर कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे अंदर भी कोई कला नहीं। अगर किसी को गलतफहमी है कि कांग्रेस की कला की वजह से कोई और पार्टी विपक्ष में मजबूत हो जाएगी या सत्ता तक पहुंच जाएगी, तो ये वाकई उनकी गलतफहमी ही है। देखिए अतुल जी, बात ऐसी है कि राजनीति के अंदर आप ये नहीं कह सकते जैसे 10 साल तक कांग्रेस ने राज किया तो उनके पास सब कुछ था, उस समय सेंटर में भी कांग्रेस थी, लेकिन जब हरियाणा से गए तो फिर 10 साल तक, अगले 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल तक नहीं बन पाए थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल ही थी। जहां तक मैडम ने संगठन के बारे में टिप्पणी करी, हमारे संगठन के बारे में, तो मैं मैडम को बताना चाहूंगा कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में आपके जब सेंटर के नेता आते हैं उनसे ज्यादा भीड़ होती है। कभी देख लेना, सोशल मीडिया पे वीडियोस आज भी अवेलेबल है, आपको सर्च ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अतुल जी, बात ये नहीं है, बात स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने जब जो लड़ाई लड़ी है ना, आज हरियाणा के अस्तित्व जो है, आज हरियाणा जो अलग बना, उसके लिए उसमें बहुत अहम भूमिका स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की। अपनी सरकार से भिड़ जाना, किसानों के कर्ज माफ करना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, ट्यूबवेल का कुछ पैसों में फ्लैट रेट करना, गांव-गांव बिजली पहुंचानी, किसान की लड़ाई लड़नी, कर्ज माफी, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो गांव में जो चौपाल हैं वो बनवानी, अन्य ऐसी लिस्ट है, वो भी मैं आपको गिनवा दूंगा सारे के सारे मुद्दे एक एक करके। लेकिन अहम मुद्दे पे आते हैं, ऐसा अहंकार ही बोलता है
जब सत्ता का अहंकार सर चढ़ के बोलता है तो साथ में उनको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती। हम्म। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत स्ट्रांग है आज बीजेपी के खिलाफ। भाजपा ने हरियाणा पे लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया। अगर मैं वैसे बात करूं तो सीधा अगर मैं युवाओं को एक ही टॉपिक को लेके बात करूं युवाओं का, तो मैडम को मैं बताना चाहूंगा कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में 71,000 सैंक्शन पोस्ट खाली है। आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 171 है, उसमें से 127 में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। आपके पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट, डोमिसाइल की जो अवधि है उसे कम करना, आपके जो स्कूलों के नाम पे जो आपने मर्जर के नाम पे स्कूलों में हाई कोर्ट का फाइन लगाना, 5 लाख शौचालय नहीं है आप लड़कों और लड़कियों के। उसके बाद अगर बाहरियों की भर्तियों के बारे में बात करूं तो हरियाणा स्टेट के ये मतलब इंडिया न्यूज के ज्यादा प्लेटफॉर्म पे इतना समय नहीं मिलता, मेरे पास पूरी लिस्ट है। लेकिन उसके बाद अगर और गिनवाना चाहें तो अभी आपके गेस्ट टीचर्स की आपने पिटाई करी, और आपके सारे म्यूजिक के हैं, टीजीटी हैं और लेक्चरर हैं, वो बेचारे बैठे हैं जो कौशल रोजगार वाले हैं धरने के ऊपर। अगर आज बात करें आप अनएम्प्लॉयमेंट की तो अतुल जी बात ऐसी है कि हरियाणा में नंबर 1 पे है अनएम्प्लॉयमेंट में, हरियाणा नंबर 1 पे है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे बच्चे नहीं। अगर सुसाइड की बात करें तो आज हरियाणा का सुसाइड रेट जो है वो नेशनल एवरेज से 2.5% ज्यादा है। आज बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं आप बताइए। अभी आपकी रिपोर्ट भी आई थी पीछे, वो एनुअल रिपोर्ट, तो उसको भी आप पढ़िए कि कहाँ पे क्या कमी है। उसके बाद ड्रग एडिक्शन की तरफ बच्चे क्यों जा रहे हैं। ड्रग ओवरडोज से हरियाणा पंजाब से भी ऊपर आ गया। ड्रग ओवरडोज से हर 5 दिन में एक मौत हो रही है, वो पंजाब से भी ज्यादा है। बच्चे जमीनें बेच कर विदेशों में रोजगार के वजह से जा रहे हैं, इतना खतरनाक रास्ता ढूंढते हैं। कितने बच्चों की वहां डेथ होती है जाने से पहले, पहुंचने से पहले। 75% के आपके जुमले का क्या हुआ। उसके बाद वहां तो आपने सरकारी आपके पास वकील थे, लेकिन आप सुनना है कि आपने 55,40,000 रुपए जो है वो प्राइवेट वकीलों को भी दे दिए और फिर भी वो केस हार गए आप। उसके बाद अगर बात करें तो मैंने जो अभी बताया स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन में जो लैप्स है उसमें 35,950 बच्चों ने सुसाइड किया है अतुल जी 2019 से 21 के बीच में। लगभग 50 हर दिन है। और अभी भी पीछे अभी आया हुआ था एक IIT का मामला आया हुआ था जहां पे एक लेडी थी, उन्होंने भी सुसाइड किया। फिर उसके बाद अगर पक्का रोजगार, स्थायी रोजगार की बात करते हैं तो इन्होंने कौशल रोजगार और अग्निवीर जैसी दी योजनाएं। अगर मैं EPFO के डेटा की बात करूं तो उसके हिसाब से जो जॉब क्रिएशन है उसमें डिक्लाइन आया लगभग 16.7%। 315% जो है 2014 से अब तक हरियाणा के अंदर, केवल हरियाणा के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। उसके बाद ये बॉन्ड पॉलिसी वगैरह लेके आते हैं, लेकिन GST जैसे किसानों के लिए नहीं छोड़ा इन्होंने, GST को इन्होंने एजुकेशन पे भी नहीं छोड़ा। एजुकेशन के ऊपर जो है वो 18% GST है। अभी बात हो रही थी संगठन की, कांग्रेस की, तो नेताओं का तो नाम है लेकिन संगठन बनता है वर्कर से। और वर्कर जो है सबसे ज्यादा जो है वो INLD के पास है, जो बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ खड़ा है। वो उससे ईमानदार, कर्मठ, ना टूटने वाला वर्कर कोई हो नहीं सकता जिसने कभी हार ना मानने की ठान रखी थी। और वो समय का आप मैडम मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हरियाणा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था उस टाइम पे, चौटाला साहब के टाइम पे। आज प्रदेश का खजाना खाली ही नहीं, लगभग हर व्यक्ति आज 1 लाख के कर्ज के नीचे दबा हुआ है क्योंकि आपने लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा की जनता के ऊपर चढ़ाने का काम किया है। उसके बाद अगर सैंक्शन पोस्ट की, मैं सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करी थी, लेकिन आपकी 2,09,000 पोस्ट आपकी सैंक्शन पोस्ट आज खाली पड़ी हुई है। अब बात आती है कांग्रेस के ऊपर। देखिए कांग्रेस के ऊपर जो, जैसे कि मैंने कहा, संगठन ऐसे नहीं होता कि आप संगठन में वर्कर्स को नजरअंदाज करके और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपने एक कमेटी बना दी है, कमेटियों के जरिए आपसी फूट जो इनकी है, जो छुपी जग जाहिर है, जो कि प्रशांत किशोर जी ने भी बताई थी, जो कि आपका G23 है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हरियाणा लेवल पे है। इनकी जो फूट है वो गुटबाजी कह लीजिए, फूट कह लीजिए, वो सेंटर लेवल तक है। क्योंकि वो G23 का अगर मैंने जिक्र किया है, जो प्रशांत किशोर ने भी जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें हायर किया था। अब हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में जो नेता है SR के गुट के, वो उनका कद कांग्रेस में कोई छोटा कद नहीं है। लेकिन हरियाणा में क्या है, तवज्जो जो दी जा रही है वो दीपेंद्र हुड्डा को आगे दी जा रही है उनसे। माना चलो हुड्डा साहब हैं, ठीक है, पुराने नेता है, समझ में आता है, लेकिन उनके भी अगर बाद उनके सपुत्र को एक विरासत में कांग्रेस सौंप दी जाए और
एसआर के गुट जो है उनको एक उनका जो कद मैं कहूं उनके हिसाब से उनको पीछे रखा जाए, तो देखिए वो भी जग जाहिर बात है, वो भी सारा का सारा दिख रहा है। हाल ही में पीछे भी दिखा था जब सारे के सारे इलेक्शन हुए थे। तो अगर मैं मोटी मोटी बात खत्म करूं तो मैं तो अतुल जी आपको ये कहूंगा, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ। बहुत लंबे समय के तक आजादी के ठीक है, बाद राजनीति में इतना व्यंग चलता है, सांपनाथ और नागनाथ इतना व्यंग चलता है। लेकिन मैं पंडितन साहब, तो एक बात मैं भी कहूंगा, एक बात जो आपने कही कि दीपेंद्र हुड्डा को विरासत सौंपने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोशिश आपके यहां भी थी और आपकी पार्टी टूट गई, एक नई पार्टी बन गई, वो सत्ता में चली गई, गठबंधन में सरकार है, तो विरासत का खेल तो तमाम पार्टियों में, क्षेत्र पार्टियों में ज्यादा है। बहरहाल केसी मलकानी साहब, इसमें हम किसी को भी इस पर रोक नहीं सकते, वो चाहे नेहा धवन हो, बीजेपी की प्रवक्ता, विजय कौशिक हो, कांग्रेस के नेता, या फिर पंजेटा साहब, इनेलो के प्रवक्ता, सबने अपने दावे अपने तर्क के आधार पर रखे हैं और ये इनका हक बनता है, इनकी जिम्मेदारी भी है एज ए प्रवक्ता, एज ए नेता। लेकिन धरातल पर क्या है? 4 समितियां कांग्रेस को बिना संगठन के मजबूती दिला देंगी। वहां जब वो कहें कि कला है ही नहीं और हर बयान पर उनके बीच में फूट आता है, तो फिर उसको हम कैसे देखें? बीजेपी जो कि सत्ता में है और अपने काम के आधार पर लगातार गांव-गांव तक अपने संगठन का विस्तार भी कर रही है पार्टी स्तर पर, उनके लिए वो कितनी बड़ी चुनौती है या फिर कितना आसान होगा? और रजत पंजेटा साहब की पार्टी लंबे समय से सत्ता में नहीं है, लेकिन वो लोग भी सक्रिय हैं, वो चाहे पदयात्रा से लेकर तमाम रैली, तमाम संवाद कार्यक्रम। किस दिशा में जाता दिख रहा है हरियाणा? हरियाणा में इसमें पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो सभी पार्टियां अपने स्तर पर जोर लगा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। परंतु कांग्रेस के बीच में प्रॉब्लम ये है कि वो जनता को अपने साथ जोड़े या कांग्रेसियों को अपने साथ जोड़े। कांग्रेस में जो है 2 गुट हमारे बिल्कुल सामने हैं, किरण चौधरी है, सुरजेवाला है, शैलजा जी है, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, उनके बेटे हैं, या उदय भान जी हैं। तो ये जो है वो अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये आवाज गुजर रही है। हाँ बोलिए मलकानी साहब, आवाज यहां पर सही आ रही है, बोलिए। ठीक है, तो उसमें ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो पहले उसने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए ताकि मिलकर चले, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। अब उन्होंने चुनाव कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, अनुशासन कमेटी, ऐसी कमेटियां बनाकर उसमें तो दोनों गुटों के सदस्य लेकर पैचअप करने की कोशिश की है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमारे बीच कोई फूट है और मिलकर चलने की कोशिश करें। परंतु शैलजा गुट ने अपनी चुनावी रैलियां पहले आरंभ कर दी गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो घर घर जाने की कोशिश कर रही है, परंतु जो फूट है वो नजर आ रही है, उसको हम मिटाने की कोशिश करें, परंतु वो मिटती नजर नहीं आएगी। भाजपा जो है एक अनुशासित पार्टी है और ये हर समय चुनावी मूड में रहती है, चुनाव खत्म होने के साथ ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। इनके पास केंद्र में मोदी के कद का नेता है और जो इन्होंने चुनावी वायदे काफी पहले किए थे उनको आस्ता आस्ता पूरे करते जा रहे हैं। जो बहुत बड़े मुद्दे थे, जैसे धारा 370 हटाना, राम मंदिर वही बनाएंगे, तो राम मंदिर जो कहते थे डेट नहीं बताएंगे, अब इन्होंने राम मंदिर का निर्माण कर दिया, उसका उद्घाटन भी हो गया और उसकी पूजा पाठ भी हो गए, चल रहे लोग दर्शनों को जा रहे हैं, रोज लाखों के लोग वहां पर की जनसंख्या में लोग पहुंचेंगे। देश जो हमारा देश जो है एक धार्मिक देश है और कांग्रेस ने ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो निमंत्रण मिलने के बाद निमंत्रण को ठुकरा दिया। इससे लगता है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म विरोधी है, परंतु भाजपा जो है, भाजपा ने लोगों के मत लेने की कोशिश की है। कांग्रेस ये सोचती है कि हिंदू मत जो है वो कमिटेड है, जो हम मुसलमान और दूसरे अरब जातियों के वोट खींच लेंगे वो एक्स्ट्रा होंगे, परंतु इसके विपरीत जा रहा है। जो हिंदू वोट है वो कांग्रेस से कटता जा रहा है और भाजपा के पक्ष में पहले भी था, अब और बढ़ गया है। इसलिए कांग्रेस को पहले आपसी फूट को खत्म करके मिलकर चलना पड़ेगा और इनको एक अपना सर्वमान्य नेता चुनना होगा। किसी को अपना लीडर, कैप्टन ऑफ द टीम चुनना चाहिए ताकि वो उसके नीचे चुनाव लड़ सके।
चाहे चुनावों में किसी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर न दे तो बढ़िया है, परंतु जो चुनाव स्थिति है, अगर कहीं एक स्टेज पे इकट्ठे होते हैं तो इनमें लड़ाई होने की संभावना है और कहीं भी इनके जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे के बरखिलाफ नारे लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये भी डर है कि चुनावों में भी कहीं एक दूसरे के बरखिलाफ प्रचार ना करें। कांग्रेस के लिए इसमें थोड़ी स्थिति बहुत दयनीय है और उसको मिलकर चलने के लिए कोई सर्वमान्य नेता चाहिए, जबकि कांग्रेस भाजपा की स्थिति जो मजबूत है। बाकी अन्य दल भी अपने आप चुनाव मैदान में है, परंतु देखते हैं वो किसके और कितने वोट काटते हैं। ठीक है नया धवन, पंजेटा साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में है, लेकिन वो भी गलतफहमी ना पाले, सत्ता में बहुत लोग बहुत सालों तक रहे हैं। जो मुद्दे हैं उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से गिनाए, कर्ज से लेकर जो आज की स्थिति है, रोजगार, युवाओं का भविष्य, तमाम तरह के मुद्दे। और इस आधार पर वो कहते हैं कि बीजेपी को भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लड़ाई कोई एक तरफा नहीं है। कांग्रेस की कलह पर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उस पर आप उसे नकार नहीं सकते। अतुल जी, रंजीत पंजेटा जी ने बहुत ज्यादा समय लिया और बहुत तरह की बातें कही। मुझे आप थोड़ा सा वक्त देंगे, मैं थोड़े से वक्त में पंजेटा जी की गलतफहमी को दूर कर दूंगी। पहली बात तो संगठनात्मक रूप से हम जितने प्रबल हैं, जितने स्ट्रांग हैं, उतने ही हम सरकार के रूप में भी हैं। क्योंकि पहले दिन से जब माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी तो उन्होंने समरसता की बात करते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात की, क्षेत्रवाद को मिटाया। क्योंकि जब आईएनएलडी की सरकार थी तो केवल सिरसा के क्षेत्र का जो है वो विकास होता था और बाकी जो क्षेत्र थे वो दूर रहते थे। जब किसने दिया था? रोहतक क्षेत्र का जो है वो विकास हुआ और रोहतक जज्जर क्यों जला, बताइए। लेकिन जिस दिन से माननीय मनोहर लाल जी के विधायक हैं, उन तक जो है वो पैसे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, उन तक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने पूरे हरियाणा में हर एक विधायक को जो है योजनाओं का लाभ दिया। मैं छोटा सा कुछ ही सेकंड्स का समय लूंगी। महाविद्यालयों की संख्या भाजपा सरकार में आज जो है वो 182 हो चुकी है, जो कि 2014-15 में हमें 105 मिली थी। आज हमने उनको बढ़ाकर 182 कर दिया। विश्वविद्यालयों की संख्या हमें 43 मिली थी 2014 में, हमने उसको बढ़ाकर 56 किया। हमने 13 विश्वविद्यालय हरियाणा में खोले। हमने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या विधानसभा के पटल पे कहा आपने 7 से आपने कहा आ रहा हूं पंजेटा साहब आ रहा हूं, उनको पूरा कर लेने दें, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। हमने 3944 संख्या हमें मिली थी और हमने 4266 कर दिया, लगभग 400 स्वास्थ्य संस्थान हमने बढ़ाए गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। हमने आयुष्मान कार्ड की योजना लागू की, जिससे लाखों परिवारों को, हजारों परिवारों को जो है प्रदेश में मुफ्त इलाज का मौका मिला, जो बाहर जाकर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना दवाई तक नहीं ले पाते थे, उनको हमने सरकारी अस्पतालों में टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई। आज हरियाणा पूरे देश में बड़े राज्यों में भी नंबर 1 है। हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य उपकरण जो है वो आज सरकारी अस्पतालों में नंबर 1 स्थिति है। आज हर सरकारी अस्पताल में नंबर 1 पोजीशन है उपकरणों की। जहां तक बात है नर्सिंग स्टाफ की, हमारे पास पूर्ण रूप से नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है। जहां तक बात है एमबीबीएस डॉक्टर्स की, उसके लिए निरंतर प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो प्रयासरत है ताकि पढ़े लिखे नौजवान जो एमडी हो, स्पेशलाइस्ट हो, और वो डॉक्टर्स जो है वो प्रदेश में टिके रहें और सरकारी अस्पतालों में गरीबों की सुविधा के लिए काम करते रहें। हमने जो है प्रदेश का निर्यात बढ़ाया। हमें 2014 में 6832 करोड़ रुपए का निर्यात जो है वो मिला, हमने उसे बढ़ाकर 2,45,453 कर दिया। हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई। आज हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय जो है वो 37,000 रुपए प्रति माह है। हमने जो है वो बिजली उपभोक्ता को बढ़ाया, हमने इसको 54.91 से लेकर 76.61 किया। हमने पक्की सड़कों की लंबाई बढ़ाई। हमने खेल नर्सरियां अपने कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में 1100 खेल नर्सरियां खोली। हमने 200 गांव में खेल के मैदान बनाए। हमने क्या क्या नहीं किया पंजेटा जी? मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप कमेरा वर्ग की बात करते हैं, आप हमेशा भाषणों में, चौटाला साहब को हमने देखा कि हम कमेरा वर्ग की सरकार है। अगर आप कमेरा वर्ग के लिए इतने चिंतित होते तो आप एमएसपी पर खरीद क्यों नहीं कर पाए? आप एसवाईएल को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? आज अगर एसवाईएल
लेवल पे कोई भी कदम उठाया गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मनोहर लाल जी के ही निर्देशन से, वो उनके प्रयासों से ही ये फल मिल पाया है। जो भी प्रयास आज जारी है, आपने एक भी एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी। हमने किसानों को 14 फसलें जो है उनकी एमएसपी पर खरीदी, हमने उनको किसान सम्मान निधि दी, हमने उनको कम रेटों पर कर्ज उपलब्ध कराया ताकि ठीक है, वो ठीक है। प्रदेश में नया जी इसका जवाब मैं पंजेटा साहब से लूंगा, लेकिन उसके पहले विजय कौशिक से एक सवाल। विजय कौशिक, अब मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि जब आपके नेता को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हम तो कार्यकर्ता का सम्मेलन बुलाते हैं, रैली चली आती है, यानी भीड़ को उन्होंने बड़ा आधार बताया। पंजेटा साहब ने भी कहा कि हमारे यहां पर भीड़ बहुत बड़ा आधार है। नेहा धवन कह रही है कि हमारे पास भीड़ भी आधार है, हमारे पास संगठन भी आधार है, हमारे पास पन्ना प्रमुख भी आधार है, हमारे पास मोदी और मनोहर जैसे शीर्ष नेतृत्व भी आधार है। इसमें किसका आधार ज्यादा मजबूत दिख रहा है? देखिए जी, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस का आधार है वो सबसे मजबूत आधार है। और मैंने कहा कि जो इस बार भी इनकी सरकार बनी थी वो एक बैसाखियों वाली सरकार बनी, और जिसमें दोनों ही दल ऐसे थे जो एक दूसरे को दुश्मन कहते थे, फिर भी इन्होंने जन भावनाओं को ठुकराकर आपस में गठजोड़ करके सरकार बना ली। और जो मौजूदा जो समस्याएं हैं प्रदेश की जनता के सामने, जिनसे प्रदेश की जनता त्रस्त है, उन मुद्दों पर लोग कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में इस बार पंजेटा साहब कह रहे हैं कि चौटाला साहब के शासन को याद कर रहे हैं। वो तो आप खुद ही बता चुके हैं प्रताप भाई कि किस प्रकार से इनके आपसी परिवार के ही मुद्दों पर ये लोग जूत पैजार करके एक दूसरे को बेनकाब कर रहे हैं, किस तरह से इनके नेता जेलों में गए, सबको मालूम है। नहीं, मैंने जूतम पैजार का तो कोई जिक्र नहीं किया था। और रही बात अगर जूतम पैजार की, तो मुझे आपके यहाँ का भी याद है कि लाठी भी चली थी, और वो लाठी जिनको पड़ी थी वो भी आके बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। नहीं, वो बेशक बीजेपी में चले जाए, उससे नहीं चले जाए, नहीं चले गए हैं भाई। कहाँ आप लोग अपडेट नहीं रहते हैं क्या? चले गए, ज्वाइन कर लिया है। नहीं, मुझे मालूम है प्रताप भाई। तो बोलने में क्या हिचक है कौशिक भाई? सुनिए ना, क्योंकि आप तो वैसे भी बेबाक बोलते हो, फिर बोलिए कि हाँ बेशक चले नहीं जाए, चले गए हैं। सुन तो लीजिए, हमें मालूम है वो घाट घाट का पानी पी के फिर से कांग्रेस में ही आएंगे। उनके पास रास्ता कोई है नहीं, इसलिए उन भाई साहब की हमें ज्यादा चिंता नहीं है। तो फिर लाठी से स्वागत होगा क्या? प्रदेश की जनता के हितों की है। सुनिए ना, हमें चिंता प्रदेश की जनता के हितों की है, जो आज महंगाई से जूझ रही है, बढ़ती स्कूली फीसों से जूझ रही है, महंगे इलाज से जूझ रही है, बढ़ती गंदगी से जूझ रही है, इनके घोटालों से जूझ रही है। और मैंने कहा कि कोई भी ऐसा कदम नहीं है इस सरकार का जो जन विरोधी ना हो। ये जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जनता को कर्जदार बनाकर, बेरोजगार बनाकर, यहाँ के युवाओं को उन्हें इजराइल की भट्टी में झोंकने के लिए ये सरकार तैयार है। जब वो युवा इजराइल से लौट कर बताएंगे नहीं आएगी। माननीय नरेटिव सेट करने से सरकार ने वापस नहीं आएगी। क्या क्या धोखे किए हैं, तब आपको महसूस होगा कि हरियाणा की जनता को कितना कितना जनता के खुद के अकाउंट में बेनिफिट का पैसा पहुंचना, जो परेशान है कि वो बात याद आती है। भेजता हूँ जिम्मेवारी भाजपा सरकार के काले कारनामों को ढकने की है। लेकिन अब कौशिक भाई, ये अपने आप में थोड़ा ताज्जुब करने वाला है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो परेशान हैं, और जो कांग्रेस विपक्ष में बैठी वो परेशान ही नहीं है। तो आखिर फिर इसको चुनावी रणनीति के तौर पर मलकानिया साहब कैसे देखेंगे, मैं उनसे ही पूछूंगा। लेकिन उसके पहले पंजेटा साहब को शामिल करता हूं चर्चा में। पंजेटा साहब, बहुत सारी बातें बहन नेहा ने भी कही हैं। विजय कौशिक साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की स्थिति क्या थी वो आप लोग समझिए, पार्टी टूट गई, फिर जैसे तैसे आप खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनसे मुकाबला आपका नहीं है। कांग्रेस का मुकाबला अगर किसी से है तो बीजेपी से ही है। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है इसमें। राजनीति में ऐसा कोई वो तो है नहीं कि कोई किसी की जुबान पकड़ सकता है। वो तो आगे वक्त बताएगा। इनसे आपने जो इनको किया ना अशोक तंवर जी के बारे में, इनसे ये पूछिए उससे पहले कुलदीप बिश्नोई क्यों गए थे, वो कपिल सिब्बल क्यों पार्टी छोड़ गए, गुलाम नबी आजाद क्यों छोड़ गए, सुनील जाखड़ क्यों छोड़ गए, कैप्टन क्यों छोड़ गए। ऐसे तो बहुत है।
मनप्रीत बादल है, ऐसी तो लिस्ट है। ये कांग्रेस कभी अपनी कमी नहीं बताती है, तो दूसरे की कमी ढूंढने की कोशिश करती है। और हमारे यहाँ कोई वर्चस्व के लिए कोई झगड़ा नहीं था। अभय सिंह जी कभी रोड़ा नहीं थे, हम तो इन्हीं को ही बनाते आगे, लेकिन इनमें जल्दबाजी ज्यादा हो गई थी, वो अलग बात है। चलिए उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सीधा आते हैं भाजपा की प्रवक्ता के ऊपर। भाजपा ने हेल्थ में स्टार्ट किया। मैडम, हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी 14,864 पोस्ट खाली है। सीधा स्पेशलिस्ट पे आते हैं। आपको मेडिसिन में कितने रिक्वायर्ड है स्पेशलिस्ट? 241। आपके पास कितने हैं मैडम अवेलेबल? केवल 50। आपको गायनी कितने चाहिए? आपको 193। गायनाकोलॉजिस्ट कितने हैं आपके पास? केवल 95। एनेस्थीसिया देने वाले एनेस्थीसिया कितनी चाहिए आपको? 251। मैडम एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर कि हम डॉक्टर्स के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने। पंजेटा साहब, नेहा जी का कहना है कि उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वो लोग प्रयासरत हैं डॉक्टर्स को लेकर। आप कह रहे हैं कमी है, तो उन्होंने उस कमी को पहले ही स्वीकार किया कि हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेहा जी सुन लेते हैं, पंजेटा साहब को सुन लेते हैं। आप सब प्लीज बीच में नहीं मैडम, बोलिए पंजेटा साहब। रिक्वेस्ट मैम, प्लीज काइंड। तो मैडम मैं आपको वैसे सीधा सीधा बता देता हूँ, आपके पास पेडियाट्रिशियन से लेके सर्जन आपको कितने चाहिए। मैं आपको छोटा मोटा एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत बड़ाई करी। आपकी 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रेडियोलॉजी का स्पेशलिस्ट नहीं है। आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पेडियाट्रिशियन नहीं है। आपकी 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मेडिसिन का स्पेशलिस्ट नहीं है। आपके जो डॉक्टर्स हैं वो खुद स्ट्राइक के ऊपर हैं। बच्चे जो हैं जिनकी 40,000 फीस थी, उनकी 50 लाख कर दी, फिर बाद में 40 लाख कर दी। गरीब घर का बच्चा कहां से लेके आएगा? मैडम ऐसा आपने अभी बोली बात, तो हमें कोविड के अंदर पता चल गया था। आपके पास कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने ऑक्सीजन मेकिंग प्लांट्स हैं, कितने कंसंट्रेटर हैं, कितने आपके पास लोगों की मौत हुई क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट की कमी थी। कैसे आपको पानीपत प्लांट से चलो आपने हर जगह भेजने की कोशिश करी, लेकिन ये कोविड जी, और आप भी ये बात जानते हैं कि मैडम बीच में रिक्वेस्ट है, मैडम बीच में रिक्वेस्ट है, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं प्लीज आपने हरियाणा की बात करी मैडम, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना मैडम, मैं आपको जवाब दे। मैडम जीएसडीपी में हम 13वें नंबर पे हैं। आपने बिजली विभाग की बात करी, एक बार पहले पता थी करते मैम, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट मैम, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद बिजली विभाग की आपने बात करी। बिजली पे लोगों के 4-4, 5-5 गुना बिल आ रहे हैं। लोगों को बिल महंगा ना लगे, इसलिए आपने 2 महीने की बजाय हर महीने बिल भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद सड़कों की बात करी तो मैडम विधानसभा में जो इतने विधायक टूटी सड़कों का हवाला देके विधानसभा के पटल पे बात करते हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उसके बाद आपने बात करी कि हमारे समय के अंदर मैडम एक मिनट मैम, लास्ट मैम खत्म कर रहा हूँ मैम, हर बात में थोड़ी ना अच्छा लगता है मैम, लेट मी कंप्लीट मैम। आपने ग्राउंड्स की बात करी, आपने खेल के मैदान बनाए। मैडम हमारे बनाए स्टेडियम्स में तो आप नेशनल गेम्स करवा रहे हो। जो हमने स्पोर्ट्स के ऊपर जितने स्टेडियम बनवाए हरियाणा में, वो किसी ने नहीं बनवाए। उसके बाद आप बात कर रहे थे एमएसपी की। मैडम मैंने क्यों कहा एक सॉरी आपको नहीं, अतुल जी मैंने क्यों कहा था एक स्थापना था एक नागनाथ। जीएसटी कांग्रेस लेके आती है, लागू बीजेपी करती है। उसके बाद अगर एमएसपी की बात थी तो मोदी जी एक कमेटी के हेड थे जब बीजेपी की सरकार थी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो एमएसपी की गारंटी पे कानून का मांग कर रहे थे। और किसको पत्र लिखते हैं वो मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखते हैं। और किसको लिखते हैं? शरद पवार को। एक मिनट उस समय आप मांग कर रहे थे मैडम हर बात के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं देनी। मैं एसवाईएल के ऊपर भी दो लाइनें बोलनी है। आप 2 मिनट जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद में मलकानिया साहब के पास जाओ। मैं खत्म कर रहा हूँ अतुल जी, ये बीच में ना बोलते तो। एमएसपी की ये बात कर रहे थे। आज एमएसपी आपकी भावांतर भरपाई के बाद भी 600-700 रुपए कम है। ठीक है, मुआवजा के लिए धरनों पे बैठे हैं किसान, सिरसा में, कहीं हिसार के अंदर, कहीं अलग अलग जगहों पे, कहीं अंबाला में। आपने एमएसपी के लिए, सूरजमुखी के लिए जीटी रोड जामो लट बरसाए। आपने गन्ने की कीमत के लिए आपने लट बरसाए शाहबाद में और पिपली के अंदर। एसवाईएल की मैडम आप बात करते हो, एसवाईएल पंजेटा जी इस बात से क्या अब जरा दोनों लोगों को रोकूंगा, क्योंकि ये विषय वो हो जाते हैं ना जो कि मुद्दों के तौर पर हम जानते हैं। वो चाहे पंजेटा साहब अब एसवाईएल पर बताएंगे क्योंकि नेहा जी ने सवाल पूछा है, विजय कौशिक भाई सवाल खड़े कर सकते हैं एमएसपी को लेकर, फिर मैं स्वामीनाथन पर सवाल खड़े कर दूंगा। मुझे लगता है कि सारी बातें मुद्दों के तौर पर चर्चा में तो अच्छी लगती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जब बात धरातल पर जाते जाते होती है तो वहां पर बिरादरी की बात हो जाती है। 36 बिरादरी का किसने ध्यान दिया, अंत्योदय की बात होती है क्योंकि बीजेपी ने खासतौर से इसका ख्याल रखा। लेकिन जो धरातल की स्थिति है वो वाकई मुद्दों से कनेक्ट भी कर पाती है। मलकानिया साहब,
जो विजय कौशिक साहब ने कहा कि नेहा धवन इसलिए परेशान है क्योंकि वो समझ रही है स्थिति, यानी जो सत्ता में बैठा है वो स्थिति समझकर परेशान हो रहा है और जो विपक्ष में बैठा है उसको कोई परेशानी है ही नहीं। तो इसको आप राजनीति से कैसे जोड़कर देखेंगे? और जब यहां पर जोड़ा जाता है, इस बात का जिक्र किया जाता है कि इनके पास इस सेक्टर में स्पेशलिस्ट नहीं है, तो बीजेपी कहती है हमारे पास पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट बहुत ज्यादा हैं, बहुत जबरदस्त हैं। उसका जवाब क्या है? भाजपा जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वो काम कर रही है। जो सत्ता में है उसने काम करना ही है, ये ड्यूटी है, विपक्ष की ड्यूटी है उसकी आलोचना करना। हरियाणा में इससे पहले जो इनलो थी वो जब इकट्ठी थी चौटाला साहब के टाइम या देवीलाल जी के टाइम जो उसमें भाजपा जो थे छोटे भाई के रोल में आती थी। अब भाजपा जो है दो चुनावों पहले चुनाव में खुली मेजॉरिटी के साथ आई, दूसरी बार जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। तो भाजपा जो है वो हर समय चुनावी मूव में रहती है, परंतु भाजपा के पास नेतृत्व भी है, संगठन भी है और अनुशासन भी है। परंतु कांग्रेस के पास जो है ना नेतृत्व है, ना उसके पास अनुशासन है, ना कार्यकर्ता भी मिलकर नहीं चलते। तो इस प्रकार कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है, तो कांग्रेस के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस पर भारतीय सत्ता में है और जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हर कोई जो है वो झंडा उठाकर निकल पड़ता है ताकि उसकी मांगे सरकार दबाव में आकर पूरी करे। इसलिए चुनाव के समय आंदोलन स्वाभाविक है, परंतु अब जनता डिसाइड करेगी कि सरकार ने क्या काम किया। सरकार अपने विकास कार्य लेकर जाएगी, विपक्ष जो है वो कांग्रेस सरकार की कमियां गिनाएगी, सरकार ने क्या कुछ खोया है, सरकार ने लोगों के लिए क्या काम नहीं किया, उनको लेकर आएंगे, सरकार की खामियां लेकर चुनाव में जाते। अब ये जनता ने डिसाइड करना है कि उसके सामने क्या जो सत्ता पक्ष है उसका चेहरा साफ है या विपक्ष के पास कोई ऐसा नेतृत्व है जो प्रदेश को सफल और सुदृढ़ सरकार दे सके। इस प्रकार जो है जनता डिसाइड करेगी कि अब कौन सी पार्टी जो है वो हमारे हित में काम करेगी। अब प्रदेश में आप पार्टी भी है, इनो भी है, जेजेपी है, भी कांग्रेस भी है। जेजेपी और कांग्रेस भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी, कांग्रेस किसी दूसरे पार्टियों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ेगी, या आपस में ही दो गुट बनकर आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे। ये समय बताएगा कि चुनावों का क्या परिणाम। और इसी से नतीजे भी तय होंगे। पंजेटा साहब, आपके पास ही आ रहा हूं और सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। फाइनल कमेंट और इस सवाल के साथ ही कि देखिए मुद्दे आप भी गिना रहे हैं, विजय कौशिक भी गिना रहे हैं और नेहा धवन कह रही हैं कि इन मुद्दों का हल हमने सरकार में रहकर निकाला है, कोशिशें की है, कुछ कम या ज्यादा नतीजा होगा लेकिन है। तो अब उन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि हां जीत आपकी है, या फिर आपके संगठन के आधार पर, सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर, या कांग्रेस की आपसी कलह के आधार पर? नहीं, अपनी काबिलियत के आधार के ऊपर, अपने जनता में बनाए विश्वास के आधार के ऊपर, कोविड के अंदर मंडियों के अंदर जब किसान की फसल नहीं बिक्री थी उस आधार के ऊपर, 3 काले कृषि कानून का जब समय आया तब इस्तीफा देने के नाम पर, न्याय युद्ध जो 1985 के अंदर एसवाइएल के लिए स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने तब अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके नाम पर जनता में एक विश्वास, एक भरोसे के जो हमने एक लड़ाई लड़ने का काम किया है आम सड़क से सदन तक, उसके आधार के ऊपर। और एसवाइएल की बात करें मैडम, एसवाइएल की लड़ाई हम कब से लड़ते आ रहे हैं, जेलें भर दी, आप जेलों में जगह तक पड़ गई थी। आपको ये नहीं पता कि एसवाइएल के लिए 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्री आई हरियाणा के पेपर में, वो हमारे प्रयासों से हमारे समय में आई। 2004 उनको समय 1 साल का दिया गया नहर बनाने के लिए। 2004 में जब वो जल संधियां निरस्त की कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के अंदर, उस समय भी फटकार लगी। हमने तो एसवाइएल के लिए एक कहते हैं कि किसी ने अगर सच्चे मन से किसी ने एसवाइएल की लड़ाई लड़ी है तो मात्र के इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ी है। आप बताइए, एक कार्यकर्ता ने किसी ने गिरफ्तारी दी कांग्रेस के, या आपके किसी एक नेता ने गिरफ्तारी दी?
आप बता दीजिए मुझे ना, आपने क्या किया? कोई धरना आज तक दिया आपने, या कुछ भी किया इस्माइल के लिए? कोई जेल भरी हो, कुछ कोई आंदोलन चलाया हो, कुछ तो किया होगा। आप बता दीजिए, अभी मैं आपको समय आपका, बताइए। ठीक है कौशिक भाई, आप जल्दी से काउंटर कर दीजिए, उसके बाद आखिरी में नया धवन भाई, आपका आधार क्या है? ये कहना चाहता हूँ, हमारा आधार बड़ा स्पष्ट है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया, वो निश्चित तौर पर, चाहे वो मेट्रो लाने की बात हो, चाहे पुलों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रोजगार काम धंधे उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, हरियाणा को नंबर 1 बनाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिला। और भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने सारे कामों को उल्टा करने का प्रयास किया। आज फरीदाबाद से आप गुड़गांव रोड पर चले जाइए तो टोल दीजिए, टोहना की तरफ चले जाइए तो टोल दीजिए, इधर पलवल की तरफ चले जाइए तो टोल दीजिए, इधर दिल्ली में एंट्री कीजिए तब टोल दीजिए। इस सरकार ने हरियाणा की जनता को एक लूट का ऐसा बाजार बना दिया है, जहां लूट केवल भाजपा रही है और भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार के निर्णय हो, एक तरफ भाजपा कुछ प्रदेशों में जाकर बोलती है कि 400 का सिलेंडर देंगे, तो भैया हरियाणा की जनता ने क्या अन्याय किया। एक तरफ दिल्ली में कहती है कि भाई हम हाउस टैक्स माफ कर देंगे, जो 20 साल से लोग नहीं भर पाए, आने वाले समय में हाउस टैक्स नहीं लगेगा। तो भैया फिर हरियाणा की जनता ने क्या अन्याय कर दिया। तो ये लोग हरियाणा की जनता को कर्जदार भी बना रहे हैं, हरियाणा की जनता को लूट भी रहे हैं, बेरोजगारी की दलदल में भी धकेल रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। हुड्डा साहब के नेतृत्व में आपके पास बहुत सारे आधार हैं, लेकिन फिर 3 नाम और बड़े आ जाते हैं कि उनका आधार क्या होगा। नया धवन, अब इनके आधारों को आपने सुन लिया और मलकानिया साहब को आपने सुन लिया कि तय आखिर जनता को ही करना है। वो सत्ता पक्ष ने अच्छा काम किया होगा तो भी, या विपक्ष मजबूत खड़ा होगा तो भी। कौन सा विपक्ष, ये भी जनता तय करेगी। जी अतुल जी, मैं बस अंत में आपको यही कहना चाहूंगी और आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता जो सुन रही है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विचारों में, बातों में दृढ़ निश्चय दिखा है। हमने जो वादा किया था, जो जबान से अपने निकाला था, चाहे वो केंद्र की बात हो और चाहे वो राज्य की बात हो, हमने उसको पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश की है। केंद्र की जो जहां तक बात थी, 370 हटाना किसी के भी बस की बात नहीं थी, हमने हटाया। राम मंदिर बनवाना हमारे जन्म में संभव नहीं था, लेकिन हमने करके दिखाया। 3 तलाक की जहां तक बात थी, हमने करके दिखाई। और जहां तक 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, पंचायती राज में पढ़ी लिखी पंचायत को लाने की बात है, और 33% महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम लोग लेकर आए, हमने पूरा किया। जहां तक प्रदेश की बात है, उसमें अंत्योदय और समरसता की बात करते हुए हमने क्षेत्रवाद, जातिवाद को खत्म किया। हमने आवास योजना से लेकर, उज्ज्वला योजना से लेकर, हमने सभी गरीब जनता तक। ठीक है, मोटा मोटा मैं समझ गया नया जी कि आप अपने काम के आधार पर जाएंगे और जनता उन मुद्दों के आधार पर जाएगी जिनको लगता है कि हम 14 से 24 तक अभी भी बरकरार है, प्रदेश हो या फिर देश हो। बहुत शुक्रिया नया जी आपका, कौशिक भाई आपका, पंजेटा साहब आपका और मलकानिया साहब आपका। तो मौजूदा दौर में सवाल जनता का ही है कि आखिर मुद्दों की राजनीति है क्या, और अगर मुद्दों की राजनीति है तो फिर उसका हल कितना सत्ता पक्ष निकाल पाया, या विपक्ष उसको लेकर लड़ाई कितनी लड़ पाया, धरातल पर या सिर्फ सोशल मीडिया पर। इन सब पर आज की जनता बहुत बारीकी से निगाह रखती है और परिणाम भी इसके आधार पर ही देती है। नमस्कार।